तो ये है हमारे पास से 3 फेस डक्टेबल एसी का कनेक्टर। अब ये काम कैसे करता है और किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, डक्टेबल एसी में इसका क्या काम होता है, कंप्लीट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ये वीडियो खास करके उनके लिए है जो एयर कंडीशनर का काम करते हैं, जो चाहे वो डक्टेबल 3 फेस या फिर सिंगल फेस यानी कि एयर कंडीशनर का काम करते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं और एक एक करके समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मैं एक नया ख़रीदा हूँ, चेंज किया हूँ एक एयर कंडीशनर में, जो कि ये पुराना है। तो इसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर मैं पहले बता दूँ कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, पावर 3 पोल्स। इसका जो पोल्स होता है ना, पोल्स किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए पावर पोल्स 3 यानी कि 1 2 3, ये तीनों पोल होते हैं। ये है 3 फेस एयर कंडीशनर डक्टेबल का एक कॉन्टेक्टर। कुछ सिंगल फेस एयर कंडीशनर में आते हैं जिसमें सिर्फ 2 पोल होते हैं, 1 और 2। ये पोल होता है यही 1 2 3। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, L1 L2 L3। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए L1 L2 L3 और सामने लिखा है T1 T2 T3। इसका क्या मतलब है इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन पोल इसी को कहते हैं। अगर पोल आपको नहीं पता है, जो 3 पोल लिखा हुआ है पोल यही है, 1 2 3, इसे पोल कहते हैं। यहाँ पर इनपुट हम करंट देते हैं 3 फेस का 440 वोल्ट का। तो 440 वोल्ट का करंट यहाँ से देते हैं और यहाँ से आउटपुट निकाल करके हम कंप्रेसर को देते हैं। चाहे मोटर चला रहे हो या फिर कंप्रेसर चला रहे हो, जिसको भी चला रहे हो, यहाँ से आउटपुट सप्लाई देते हैं। कैसे देना है इसको भी मैं अभी बताऊँगा। यहाँ पर देखिए एम्पियर रेटिंग है 30, FLA 40। ये 30 एम्पियर तक ये कंट्रोल करता है, जो कि अगर 30 एम्पियर से ऊपर का अगर यूनिट है कोई, तो वहाँ पर देखिए 30 से 40 है यहाँ पर। तो ये 30 से 40 एम्पियर तक जो हमारा सिस्टम है, जो 3 फेस का होता है, वो लगभग 20-25 एम्पियर के अराउंड लेता है। कॉइल वोल्टेज यहाँ पर देख सकते हैं 208 से लेकर के 240 वोल्ट कॉइल वोल्टेज है। ये VAC यानी कि वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट। ये VAC है ना, इसका मतलब होता है वोल्टेज AC अल्टरनेटिव करंट, और 50-60 हर्ट्ज है ये। तो यहाँ पर देखिए ये काम कैसे करता है। और ये जो कॉइल वोल्टेज है ना, ये क्या है ये भी मैं अभी बताऊँगा। कॉइल वोल्टेज यहाँ पर होता है, ये नीचे जो 2 पॉइंट है ना, यहाँ पर 4 पॉइंट है लेकिन ये 2 ही पॉइंट है। एक एक्सटर्नल यहाँ पर दिया गया है ताकि कहीं और सप्लाई देना हो तो यहाँ से निकाल करके दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉइंट का काम होता है। जो कॉइल का पॉइंट है ये यही है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसकी सप्लाई कैसे देते हैं और एयर कंडीशनर में कैसे कंप्लीट। ये देखिए, अगर इसको आप समझ गए, एक बार इसको समझ गए तो कंप्लीट आप 3 फेस डक्टेबल का काम आप समझ पाएंगे। टोटल सब कुछ डिपेंड रहता है इसी के ऊपर। यही डक्टेबल को रन करवाता है, कंट्रोल यही कंट्रोल करता है 3 फेस का जो कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लिखा है ना, लाइन 1 L1 L2 L3। तो 3 फेस कंप्रेसर को चलाने के लिए हर किसी को पता है, अगर नहीं पता है तो आज समझ लीजिए। 3 फेस कंप्रेसर को चलाने के लिए वहाँ पर 3 फेस सप्लाई दी जाती है, यानी कि तीनों हमें लाइन सप्लाई देनी होती है। वहाँ पर न्यूट्रल का कोई काम नहीं होता है। जो 3 फेस का कंप्रेसर होता है, चाहे 3 फेस का कंप्रेसर हो या फिर 3 फेस का मोटर हो, कोई भी यूनिट हो 3 फेस का, तो वहाँ पर न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर हमें 3 फेस देना होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 3 फेस हम सप्लाई डायरेक्ट कंप्रेसर को दे देते हैं। वैसे अब देखिए यहाँ पर सिंगल फेस जो AC होता है उसी तरह से ये भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये एक यहाँ पर कॉन्टेक्टर इसलिए लगाया जाता है ताकि ये कंट्रोल कर सके, कंप्रेसर को लगातार ना चलाए। क्योंकि यहाँ से इनपुट सप्लाई हम 440 वोल्ट देते हैं तीनों में, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, और यहाँ से सामने से हम निकाल करके यहाँ पर देखिए T1, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ T1 T2 T3, यहाँ से टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 टर्मिनल 3, यहाँ से 3 टर्मिनल को हम सप्लाई निकाल करके कंप्रेसर को दे देते हैं। कंप्रेसर के जो अगर YSR जो भी लिखा है उसमें, तो हो सकता है T1 T2 T3 लिखा हो उसमें, तो कोई बात नहीं है।
तो यहाँ पर हम सप्लाई कंप्रेसर को निकाल के देते हैं तीनों टर्मिनल पे। किसी भी कंप्रेसर को देख लें आप, चाहे वो सिंगल फेस हो या फिर 3 फेस हो या फिर मोटर हो, तो उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। चाहे फैन मोटर हो, उसमें मोटर में 3 टर्मिनल होते हैं। अगर सिंगल फेस की बात की जाए तो उसमें CSR होता है, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग। लेकिन अगर 3 फेस कंप्रेसर की बात की जाए तो उसमें लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 होता है, जो कि हमें 3 फेस लाइन सप्लाई देनी होती है। लेकिन अगर सिंगल फेस की बात की जाए तो एक न्यूट्रल सप्लाई देनी होती है और एक लाइन सप्लाई देनी होती है कंप्रेसर में। कॉमन में एक मेन सप्लाई देते हैं, लाइन सप्लाई, और रनिंग में न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। और स्टार्टिंग को शॉर्ट किया जाता है, चाहे आप कैपेसिटर से शॉर्ट करें या तो स्क्रू ड्राइवर से शॉर्ट करें, तो शॉर्ट करना पड़ता है, तब स्टार्ट होता है कंप्रेसर। तो बार बार कोई स्क्रू ड्राइवर से शॉर्ट करने जाएगा नहीं, इसके वजह से उसमें कैपेसिटर लगाया जाता है ताकि वो शॉर्टिंग हो करके कंप्रेसर स्टार्ट हो जाए और वो चलता रहे, रनिंग करता रहे। तो यहाँ पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 सप्लाई देते हैं, इनपुट सप्लाई। यहाँ से आउटपुट निकालते हैं टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कंप्रेसर फिर भी स्टार्ट नहीं होता है। यहाँ पर इनपुट सप्लाई देते हैं 3 फेस, यहाँ पर आउटपुट निकाल करके कंप्रेसर में देते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये काम कैसे करता है। सप्लाई तो हम यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ से आउटपुट निकाल करके कंप्रेसर के टर्मिनल पे दे देते हैं, लेकिन फिर भी कंप्रेसर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 सप्लाई, यहाँ पर देखिए 3 सप्लाई हम दे देते हैं, तो सप्लाई यहाँ पर रुका रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। अगर आगे बढ़ जाए तो फिर कंप्रेसर चलने लगेगा, तो ये कॉन्टैक्टर का कोई मतलब नहीं होगा। अगर डायरेक्ट कंप्रेसर चल गया तो फिर इसके जगह पे तो हम डायरेक्ट ऐसे सप्लाई दे देंगे, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। तो यहाँ पर 3 फेस की सप्लाई रुकी रहती है। अब ये आगे कैसे बढ़ता है, अब देखिए मैं खोल करके यहाँ पर दिखा दूँ। ये देखिए ये प्लंजर है, यहाँ पर ब्लर हो गया है, एक प्लंजर है यहाँ पर। जब ये नीचे दबता है ऐसे करके, ऐसे खट करके नीचे दबता है ऐसे, तो यहाँ पे सप्लाई जो 3 फेस की 440 वोल्ट रुका हुआ है वो पास हो जाता है, इधर के साइड में आ जाता है वो सप्लाई 440 वोल्ट, और कंप्रेसर चलने लगता है। अभी कैसे होता है इसको भी समझ लीजिए, मैं यहाँ पे खोल के दिखा दूँ आपको। एक प्लंजर होता है जो कि 3 फेस की सप्लाई यहाँ पर रुकी रहती है, और जब ये प्लंजर नीचे दबता है, अब प्लंजर नीचे कैसे दबता है ये भी मैं बताऊंगा अभी, तभी आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, क्योंकि जो मैं वही बता रहा हूँ ना, आपको अगर पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा ये देखने को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लंजर, ये येलो कलर का है ना, यहाँ पर प्लंजर दिया गया है तीनों। अब यहाँ पर ये सप्लाई है ना, यहाँ पर रुकी है 440 वोल्ट, यहाँ पर सप्लाई रुका रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आगे कुछ भी नहीं है, ये येलो कलर का देखिए आगे कुछ भी नहीं है। अब ये आगे यहाँ पर भी सेम उसी तरह से पत्ती यहाँ पर भी लगाई गई है जो कंप्रेसर के लिए निकलता है। देखिए यहाँ पर, मतलब ये इस तरह से है, मैं आपको एग्जांपल में बता दूँ, इस तरह से है दूर दूर, ये इस तरह से दूर दूर है। ये पत्ती येलो कलर का, ये वाला पत्ती, और दूसरी तरफ में ये वाला येलो कलर का पत्ती, इस तरह से दूर दूर है ये। अब यहाँ पर 440 वोल्ट का करंट हम देते हैं तो यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पर पहुँचाने के लिए एक प्लंजर इस तरह से लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बता दूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से है ना दूर दूर, तो एक प्लंजर है ये नीचे दबेगा तो यहाँ से शॉर्ट होकर के यहाँ को शॉर्ट कर देगा, तब यहाँ से सप्लाई जो रुका हुआ है ना, ये सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगा और यूनिट चलने लगेगा। इसी तरह से बिल्कुल ये बनाया गया है। ये भी दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है, किससे? ये वाले पत्ती से, ये वाले पत्ती से दूर दूर है दोनों। अब ये दोनों टच कैसे होता है, देखिए ये वाला पत्ती है ना ऊपर वाला, ये वाला पत्ती सीधा ऐसे है, सीधा इस तरह से है। जब ये नीचे गिरता है, ये देखिए ऐसे नीचे गिरता है, इस तरह से नीचे गिरता है, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ को पहुँचा देता है। तो यहाँ पर भी सीधा एक पत्ती लगाया गया है, यहाँ पर भी एक सीधा पत्ती लगाया गया है, यहाँ पर भी एक सीधा पत्ती लगाया गया है, और तीनों को स्प्रिंग के माध्यम से तीनों को एक साथ में जोड़ा गया है, ताकि सिर्फ एक बटन, सिर्फ ये वाला ऐसे गिरे तो तीनों शॉर्ट हो जाए। देखिए ये देखिए तीनों शॉर्ट हो रहा है, ये देखिए तीनों शॉर्ट हो रहा है।
तो ये जब नीचे दबता है तो कंप्रेसर चलने लगता है, फिर ये जब ये ऊपर चला जाता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। अब ये काम कैसे करता है? कोई ऐसा तो है नहीं कोई खाली बैठा है कि जा करके ऐसे दबाएगा कंप्रेसर चल रहा है, फिर रूम में कूलिंग हो गया फिर छोड़ देगा तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा। कोई तो ऐसा करने जाएगा नहीं। इसलिए इस तरह से ये बनाया गया, मॉडिफाई किया गया है ताकि ये ऑटोमेटिक काम करे। ऑटोमेटिक ये प्लंजर नीचे दबे और ऑटोमेटिक ये छोड़ दे, ऑटोमेटिक नीचे दबे और ये छोड़ दे, ताकि कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहे। अब ये देखिए ये प्लंजर नीचे कैसे दबता है, इसको भी समझ लीजिए। तो इसके लिए यहाँ पर ये कॉइल के वाइंडिंग हैं। जैसे आप किसी भी रिले में या फिर किसी भी फ़ैन का जो वाइंडिंग होता है उसी तरह से इसमें वाइंडिंग किया गया है, कॉइल इसमें लगाया गया है। अब कॉइल के पॉइंट, एक ये वाला कॉइल है, एक ये वाला कॉइल है। यहाँ पर जैसे ये कॉटन मिल दिखाया गया है ना, कॉइल वोल्टेज 208 से 240 वोल्ट, यही है कॉइल का वोल्टेज। यहाँ पर 220 वोल्ट जब हम देते हैं तो ये मैग्नेट बनाता है, मैग्नेट बनाता है और ये प्लंजर को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा है, यहाँ पर जॉइंट किया जाता है इस कॉइल के साथ में। ये कॉइल दोनों है ना मैग्नेट बनाता है और खींच लेता है, इस प्लंजर को अपनी तरफ खींच लेता है। अभी ये सप्लाई कहाँ से आता है इसको भी समझ लीजिए। ये है जो ना, ये इंडोर के इंडोर का जो यूनिट है ना, वहाँ पर एक पीसीबी लगा होता है, उस पीसीबी के रिले से निकल करके आता है। अब पीसीबी काम कैसे करता है, कैसे पता चलता है इसको कि अब ये ऊपर चला जाएगा, कैसे सप्लाई कट होता है? तो अब सिंगल फेस का स्प्लिट एसी होता है ना, उसको समझ लीजिए। सिंगल फेस का स्प्लिट एसी होता है, रूम में कूलिंग हो गया मेंटेन तो कंप्रेसर आउटडोर बंद हो जाता है। आउटडोर वो कैसे काम करता है, पीसीबी उसी तरह से काम करता है। जैसे कि मैं एक पीसीबी ला के मैं बता दूं आपको, पीसीबी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, एक मिनट मैं लेके आता हूँ पीसीबी। तो यहाँ पर समझिए मैं पीसीबी लेकर के आ गया, ये इंडोर में लगा होता है। अब यहाँ से देखिए ना, ये लाइव सप्लाई न्यूट्रल, यहाँ पर इनपुट सप्लाई दिया जाता है लाइन सप्लाई, और यहाँ से आउटपुट निकाला जाता है। जो आउटपुट निकल रहा है तो सिंगल फेस में कंप्रेसर के कॉमन पे जाता है ये आउटपुट, यहाँ से रिले में, ये कंट्रोलर है, रिले है ये। तो यहाँ से आउटपुट निकल करके सिंगल फेस में कंप्रेसर के कॉमन पे जाता है, और 3 फेस में यहाँ कॉइल पे आता है। किसी भी यूनिट को चलाने के लिए एक लाइन सप्लाई, एक न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है सिंगल फेस में। तो ये सिंगल फेस का है 220 का, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है क्लियरली 240 वोल्ट। जो 240 वोल्ट होता है उसी को 220 कहते हैं। तो 220 को एक न्यूट्रल, एक लाइन सप्लाई देना होता है, जो कि एक यहाँ पर दिया जाता है न्यूट्रल सप्लाई। न्यूट्रल सप्लाई आप कहीं से भी दे सकते हैं, उसका कुछ ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से, उसका फिक्स एक एरिया होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रल सप्लाई आप कहीं से भी दे सकते हैं। तो एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे देना है कॉइल को, और एक लाइन सप्लाई यहाँ से आ रहा है इंडोर से। ये इंडोर में लगा होता है, रूम में लगा होता है। तो यहाँ से आता है सप्लाई निकल करके यहाँ पर आउटपुट सप्लाई यानी कि लाइन सप्लाई। तो ये कॉइल मैग्नेट बनाता है और इस प्लंजर को खींच लेता है अपनी तरफ। तो यहाँ पे सप्लाई जो 440 वोल्ट रुका हुआ है ना, वो आउटपुट हो जाता है और कंप्रेसर चलने लगता है। और ज्यों ही ये सप्लाई छोड़ देता है, यानी कि ये रिले सप्लाई कट कर देता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये प्लंजर दबा है ना, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से जो सप्लाई 440 वोल्ट आगे गया है ना, वो सप्लाई छोड़ देता है और कंप्रेसर चलना बंद हो जाता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको कि ये सप्लाई छोड़ क्यों देता है। ये सप्लाई छोड़ देगा तभी तो ये प्लंजर ऊपर चला जाएगा, नहीं तो ऐसे दबा रहेगा, कंप्रेसर लगातार चलेगा। तो ये सप्लाई यहाँ से रिले इंडोर का रिले है, यहाँ से सप्लाई छोड़ देता है और ये प्लंजर ऊपर चला जाता है। यानी कि 220 का करंट यहाँ पे आ रहा है, जो फेस सप्लाई वो छोड़ देता है और ये प्लंजर ऊपर चला जाता है। तो ये कैसे होता है इसको भी समझ लीजिए। ये रिले, इसमें सेंसर लगा होता है। देखिए एक यहाँ पर एक रूम टेम्परेचर सेंसर, एक यहाँ पर कॉइल सेंसर लगा होता है। रूम टेम्परेचर सेंसर काम करता है, यानी कि रूम टेम्परेचर सेंसर जब रूम में कूलिंग मेंटेन हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, रूम टेम्परेचर सेंसर सेंस करता है और रूम में कूलिंग में, जैसे कि जिस टेम्परेचर पर आप रखते हैं, मानिए कि आप 21 टेम्परेचर पर रखते हैं या फिर 22 पर रखते हैं या फिर 25 या फिर 16 पर रखते हैं, तो जिस टेम्परेचर पर आप रखते हैं रिमोट से,
उस टेम्परेचर पर जब पहुंच जाता है तो सेंसर को पता चल जाता है कि इस टेम्परेचर पे पहुंच गया है। तो सेंसर क्या करता है कि सिग्नल भेजता है इस रिले को। यहाँ पर देखिए पीछे प्रिंटिंग दिया गया है बहुत सारा, जो कि दूसरी वीडियो में मैं समझा चुका हूँ कि ये प्रिंटिंग किस तरह से काम करता है और क्यों कौन सा प्रिंटिंग किस चीज़ का है। तो उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए उस वीडियो को। तो यहाँ पर ये सिग्नल भेजता है यहाँ इसके माध्यम से, जो प्रिंटिंग है ना, देखिए लाइनिंग है पूरा, ये प्रिंटिंग के माध्यम से यहाँ पर सिग्नल भेजता है और इसकी सप्लाई कट जाती है। ये 12 वोल्ट पर काम करता है। ये किस तरह से काम करता है दूसरे वीडियो में आप देख लीजिए इसको डाउनलोड करके, वहाँ पर मैं बताया हूँ हाउ टू वर्क स्प्लिट एसी पीसीबी। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, तब आप समझ पाएंगे इस वीडियो को। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 12 वोल्ट पे काम करता है और ये रिले का सप्लाई बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आउटपुट है ना, ये आउटपुट जो निकल करके यहाँ पे जा रहा है, ये क्या होगा कि सप्लाई कट कर देता है और ये कॉन्टेक्टर हमारा बंद हो जाता है। ये दबा हुआ है, ये ऊपर चला जाता है। इसी तरह से ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। इस पीसीबी के बारे में और भी जानकारी मैं दे चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में। उस वीडियो को आप क्लिक करके देख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि चेक कैसे करना है, कि ये कभी कभी होता है कि ये नीचे दबता है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे पता करेंगे कि ये कॉन्टैक्टर हमारा ख़राब है। अगर मानिए कि ये प्लंजर नीचे दबा हुआ है, यहाँ पर 220 का करंट आ रहा है और यहाँ पर 440 वोल्ट है और फिर भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो कैसे चेक करेंगे? प्लंजर दबा हुआ है फिर भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है। अगर ये प्लंजर दबा हुआ है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो फिर समझ लीजिए कहीं ना कहीं फ़ाल्ट है, इसमें फॉल्टी है या तो कंप्रेसर ख़राब है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए कैसे चेक करना है। अभी करंट तो नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल में सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ। मैं इसे बंद कर दूँ तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। ये बंद हो गया। इस तरह से है ये कॉन्टैक्टर। अब यहाँ पर मानिए कि 440 वोल्ट का करंट 3 फेज़ का सप्लाई यहाँ पर दिया गया है। अब कैसे चेक करना है इसको? कैलमीटर आपके पास चाहे डिजिटल हो या फिर नॉर्मल हो, ये हमारा नॉर्मल है, तो इसको हम सेट करेंगे 400 वोल्ट पे। 400 वोल्ट पे सेट करेंगे या फिर 720 वोल्ट पे सेट कर लें, क्योंकि 440 वोल्ट का करंट आता है तो आप 720 आप सेट कर सकते हैं। 400 पे भी सेट करेंगे तो भी ये बताएगा। तो 400 पे सेट करना है और 2 पराठ है आपके पास, तो इसको ना इस तरह से चेक करना है। पहले लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 किसी पर भी आप रखेंगे, यहाँ पर 440 वोल्ट आपको दिखाना चाहिए। इस पर रखेंगे, इस पर रखेंगे, 2 पर रखें, 440 वोल्ट दिखाना चाहिए किलोमीटर में। फिर अब इसको छोड़ करके इस पर रखेंगे, यहाँ पर भी 440 वोल्ट दिखाना चाहिए। अब इसको छोड़ करके यहाँ पर रखेंगे तो भी 440 वोल्ट दिखाना चाहिए। यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो भी 440 वोल्ट दिखाना चाहिए। यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो भी 440 वोल्ट दिखाना चाहिए। 440 वोल्ट ये तो इनपुट हो गया, यानी कि हमारे कॉन्टैक्टर तक इनपुट करंट आ रहा है। ये प्लंजर नीचे दबा हुआ है फिर भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो अब सामने वाला है ना, यहाँ पर ये इनपुट करंट हो गया। इनपुट करंट 440 वोल्ट दिखा रहा है तीनों टर्मिनल पर। ये दबने के बाद भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो आप कैसे चेक करेंगे? अब यहाँ पर ना सामने वाला था टर्मिनल, ये टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, तीनों पर भी 440 वोल्ट दिखाना चाहिए। इस पर चेक करेंगे 440 वोल्ट आपके किलोमीटर में दिखाना चाहिए। यहाँ से यहाँ चेक करेंगे 440 वोल्ट दिखाना चाहिए। यहाँ से यहाँ चेक करेंगे 440 वोल्ट दिखाना चाहिए। यहाँ से यहाँ चेक करेंगे 440 वोल्ट दिखाना चाहिए। 440 वोल्ट दिखाना चाहिए। अच्छा, ध्यान रहे कि एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ क्लियर, कि जब भी इस तरह का काम कर रहे हो, 440 वोल्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो हमेशा आपके हाथ में ग्लव्स होना चाहिए। प्रोटेक्शन ग्लव्स हमेशा होना चाहिए। अगर आप ये चालू पोजीशन में आप चेक कर रहे हैं तो हमेशा ग्लव्स पहने रहें तो बेहतर होगा आपके लिए। तो 440 वोल्ट इस तरह से आप चेक कर लें। अगर दिखा रहा है 440 वोल्ट तीनों में,
दिखा रहा है फिर भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो आप एमसीबी को ऑफ़ कर दें पूरा। उसके बाद कंप्रेसर का टर्मिनल चेक करें, हो सकता है कंप्रेसर का टर्मिनल ख़राब हो या फिर कंप्रेसर ख़राब हो गया हो। अगर 440 वोल्ट दिखा रहा है, अगर यहाँ पर इनपुट सप्लाई 440 वोल्ट दिखा रहा है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में, और यहाँ पर 440 वोल्ट नहीं दिखा रहा है, हो सकता है 220 वोल्ट दिखा रहा हो या फिर 240 वोल्ट दिखा रहा हो, 440 वोल्ट नहीं दिखा रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि कॉन्टेक्टर ख़राब है। क्योंकि इनपुट में 440 वोल्ट है, तो ये प्लंजर नीचे दबने के बाद भी 440 वोल्ट यहाँ पर भी दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखा रहा है तो फिर समझ लीजिए कि जो पत्ती है ना, जो पत्ती जो ऐसे शार्ट कर रहा है, वो पट्टी जल जाता है। इसका भी जल चुका है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, नहीं मैं बंद कर दिया। तो ऐसे पत्ती जो जल दबता है ना, वो कभी कभी हीटअप हो करके वो जल जाता है, ये पत्ती जल जाता है, तो ये काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको कॉन्टेक्टर चेंज करना पड़ेगा, या तो कॉन्टेक्टर को आप रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर पत्ती वैसे मिल गया तो आपको मार्केट में, तो आप पत्ती उस तरह से लगा सकते हैं, नहीं तो आपको कॉन्टेक्टर चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से होता है। अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको। अब एक कॉइल कैसे चेक करेंगे, मानिए कि 220 का करंट यहाँ पर आ रहा है, फिर भी ये कॉइल मैग्नेट नहीं बना रहा है, ये प्लंजर को नीचे नहीं खींच रहा है। तो इसे चेक करने के लिए, कॉइल को चेक करने के लिए आप क्लेमीटर से चेक कर सकते हैं कॉइल की कॉइल सही है कि नहीं। वाइंडिंग होता है ना, वाइंडिंग का अगर तार बीच में से कहीं से टूट जाए तो फिर ये कॉइल काम नहीं करेगा, कॉइल ख़राब माना जाएगा उस समय। तो उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी की रेंज पर यहाँ पर सेट करना है। यहाँ पर सेट करना है आपको। ये बज रहा है, तो यहाँ पर भी रीडिंग शो होनी चाहिए। ये देखिए रीडिंग शो हो रहा है ना, मतलब कॉइल इसका सही है। बीप बजे या ना बजे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीडिंग शो होना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर रीडिंग शो हो रहा है मतलब कि इसके वायर जो है ना, जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ये सही है, कॉइल सही है। अब देखिए यहाँ पर चेक करने के लिए अभी कॉइल तो सही हो गया कि कॉइल सही है। अभी मैग्नेट बनाएगा हर हाल में, कॉइल सही है तो मैग्नेट बनाएगा, खींचेगा ये। अब देखिए इसे चेक करने के लिए आप पावर को ऑफ़ करके 440 वोल्ट को ऑफ़ करके भी कॉन्टेक्टर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इनपुट है, ये आउटपुट है। देखिए यहाँ पर रीडिंग शो होनी चाहिए, या फिर ये ब्लर हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर 440 वोल्ट है ना, यहाँ पर आता है। तो आप इसको ऑफ़ करके, अगर इस तरह से चेक कर रहे हैं तो इसको ऑफ़ करके आपको चेक करना है, यानी कि करंट आपको बंद कर देना है, उसके बाद चेक करना है। तो यहाँ पर एक रखेंगे, ये कि आउटपुट यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये दबाने के बाद ये आउटपुट यहाँ से रीडिंग शो होनी चाहिए, या तो बीप का साउंड आना चाहिए। जैसे कि मैं दबा रहा हूँ, देखिए पहले मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर रखता हूँ इनपुट पर और आउटपुट कुछ भी नहीं, क्लेमीटर में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ, ऐसे देखिए ये प्रेस है ना, यहाँ पर मैं इसको प्रेस किया हूँ। अब देखिए ये देखिए सुनाई दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये प्लंजर में दबाया हूँ तो यहाँ से इनपुट से आउटपुट करंट दे दिया। उसी तरह से बीच वाले टर्मिनल में से भी वही होगा। अभी देखिए मैं ऐसे दबा रहा हूँ, ऐसे मैं टच कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है क्लेमीटर में। लेकिन जैसे मैं इसको टच कर ऐसे प्रेस करता हूँ, यानी कि जब प्लंजर नीचे दबता है, नीचे दबने के बाद ये देखिए टर्मिनल 2 भी इस तरह से काम कर रहा है अच्छे से। टर्मिनल 3 को मैं अगर देखूँ, चेक करूँ, तो इसको प्लंजर को दबाना पड़ेगा। ये देखिए यानी कि तीनों टर्मिनल काम कर रहे हैं, सही है तीनों टर्मिनल। अब आपको कन्फ्यूजन होगा फिर भी मैं ये कॉन्टेक्टर चेंज क्यों कर दिया, क्यों? ये तीनों टर्मिनल सही हैं, लेकिन इसमें कुछ शॉर्टिंग था, कुछ प्रॉब्लम था इसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग था। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि बार बार एमसीबी ट्रिप हो रहा था। तो इसकी वजह से मैं एक कॉन्टेक्टर पूरा मैं चेंज कर दिया, नया कॉन्टेक्टर लगा दिया। उसके बाद एसी चलने लगा। अगर कभी कभी ऐसा हो रहा है आपका डक्टेबल एसी कि बार बार एमसीबी ट्रिप हो रहा है, इस तरह से कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, तो आप कॉन्टेक्टर को चेंज कर दें। अगर बहुत पुराना हो गया है तो कॉन्टेक्टर को चेंज करके एक बार ज़रूर देख लें।
क्योंकि अगर एमसीबी ट्रिप हो रहा है तो बार बार आप परेशान हो गए हैं, आप चेक करके करते कि कॉन्टेक्टर भी सही काम कर रहा है फिर भी एमसीबी ट्रिप हो रहा है, तो क्या रीज़न है। तो एक बार आप वायरिंग को चेक कर लें, जो 3 फेज़ का वायरिंग जाता है या फिर सिंगल फेज़ का वायरिंग जो जाता है आउटडोर से इंडोर को, कम्युनिकेशन को एक बार आप चेक कर लें। अगर कहीं नहीं फॉल्ट मिलता है तो कॉन्टेक्टर को ज़रूर एक बार चेंज करके देख लें, तो ये प्रॉब्लम आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले।